मैं डॉक्टर रमेंद्र कुमार सिंह, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महाराजा कॉलेज आरा। आज हम बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 2 के टॉपिक मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड हैं। फ्रायड का नाम साइकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत उस समय के विद्वानों को या तो इनका समर्थक बना दिया या विरोधी बना दिया। फ्रायड ने हिस्ट्रिया से ग्रसित रोगियों के उपचार करते समय यह पाया कि रोगी जिस लक्षण तथा व्यवहार को प्रकट करते हैं उसका संबंध उनके प्रारंभिक जीवन के कामुक निराशाओं से रहता है। यह निराशा जीवन के प्रथम वर्ष से ही आना प्रारंभ हो जाता है और बचपन तक इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से चलती रहती हैं। फ्रायड ने इसी के आधार पर 1905 ईस्वी में मनोलैंगिक उत्पत्ति के सिद्धांत का निर्माण किया। विद्वानों का ऐसा मानना है कि सेक्स का आगमन युवावस्था में होता है, लेकिन फ्रायड ने यह बतलाया कि बच्चे के जन्म के साथ ही सेक्स का आगमन हो जाता है और जिस प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं का विकास होता है उसी प्रकार से सेक्स का भी विकास होता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि फ्रायड ने सेक्स की व्याख्या लिबिडो के रूप में किया है। फ्रायड के अनुसार libido is an energy which brings people in close physical contact। पेज ने libido की व्याख्या करते हुए बतलाया कि the energy of the sex drive is called the libido। फ्रायड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ये स्टेज हाइपोथेटिकल इन नेचर हैं। प्रत्येक स्टेज में सेक्स का एक खास लोकेशन होता है, सेटिस्फैक्शन का एक खास मोड होता है और एक खास प्रकार के फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति इस फ्रस्ट्रेशन का निवारण किस प्रकार से करता है उसी के आधार पर उनमें सामान्य या असामान्यशील गुणों का विकास होता है। ओरल स्टेज यह साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज है। इसका ड्यूरेशन जन्म से 18 मंथ्स तक होता है। इस स्टेज में सेक्स का लोकेशन मुंह तथा मुंह से संबंधित क्रियाओं जैसे चूसना, निगलना, काटना आदि से रहता है। इसीलिए इस स्टेज को ओरल स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में शिशु में ईड की प्रधानता रहती है। ओरल स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है। पहले को ओरल सकिंग स्टेज तथा दूसरे को ओरल बाइटिंग स्टेज कहते हैं। ओरल सकिंग स्टेज यह ओरल स्टेज की पहली अवस्था है। इसमें शिशु काम की पूर्ति के लिए एक मोड को अपनाता है। यह मोड सकिंग होता है, इसीलिए इस स्टेज को ओरल सकिंग स्टेज कहा जाता है। इसका ड्यूरेशन जन्म से 9 मंथ है। इस अवस्था में शिशु अपने शरीर से आनंद को प्राप्त करता है, जैसे अंगूठा चूसना, लेकिन शिशु को स्वयं इसकी कोई चेतना नहीं रहती। इसे फ्रायड ने आत्म कामुकता या आत्म प्रेम, ऑटो इरोटिसिज्म और सेल्फ लव कहा है, जो इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी का एक प्रमुख लक्षण है। फ्रायड के अनुसार इस अवस्था का प्रभाव एडल्टहुड के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काफ़ी अधिक पड़ता है। फ्रायड का कहना था कि जिस शिशु में इस अवस्था पर ज़रूरत से अधिक या कम मात्रा में ओरल स्टिमुलेशन से संतुष्टि प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व एक खास प्रकार का हो जाता है, जिसे फ्रायड ने ओरल पैसिव पर्सनालिटी कहा है। सेकेंड, ओरल बाइटिंग स्टेज। इसका ड्यूरेशन 9 से 18 मंथ्स है। इसमें मुंह से संबंधित
काटने की क्रियाओं की प्रधानता रहती है। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में शिशु मां का स्तन नहीं मिलने से उत्पन्न कुंठा को दो तरह की प्रतिक्रियाओं से प्रदर्शित करता है, दांत काटने की क्रिया से और चबाने की प्रक्रिया से। इसी विशेषता के कारण इस अवस्था को ओरल बाइटिंग स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था को ओरल एग्रेसिव स्टेज या ओरल सैडिस्टिक स्टेज भी कहा जाता है। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था का प्रभाव एडल्टहुड के पर्सनालिटी पर काफ़ी अधिक पड़ता है। फ्राइड का कहना है कि इस अवस्था में शिशु में अत्यधिक या कम उत्तेजना होने से उनमें एक विशेष तरह का व्यक्तित्व का विकास होता है, जिसे ओरल एग्रेसिव पर्सनालिटी कहा जाता है। इस अवस्था में फिक्सेशन हो जाने पर व्यक्ति निराशावादी, कटु स्वभाव वाला हो जाता है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की दूसरी अवस्था एनल स्टेज है। इसका ड्यूरेशन 1.5 वर्ष से 3 वर्ष है। इस अवस्था में शिशु मल मूत्र की क्रियाओं से लैंगिक आनंद को प्राप्त करता है। इस स्टेज में बच्चों को विशेष समय एवं स्थान पर मल मूत्र त्यागने की शिक्षा दी जाती है। इस स्टेज की एक विशेषता यह है कि इस अवस्था की समाप्ति तक शिशु में ईगो का विकास काफ़ी हो जाता है और बच्चों का व्यवहार रियलिटी प्रिंसिपल के द्वारा निर्देशित होने लगता है। एनल स्टेज को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहले को एनल एक्सपल्सन स्टेज और दूसरे को एनल रिटेंटिव स्टेज फ्राइड ने कहा। एनल एक्सपल्सन स्टेज की चर्चा करते हुए फ्राइड का कहना है कि इस अवस्था में बच्चे मल मूत्र को त्याग कर लैंगिक आनंद को प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में अगर माता पिता के द्वारा बच्चों को उचित समय एवं स्थान पर टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान माता पिता का व्यवहार किस प्रकार से शिशु के प्रति है, अगर माँ बाप शिशु के मलमूत्र त्यागने की क्रिया को खुशामद के द्वारा करते हैं तो उनमें एक खास प्रकार के पर्सनालिटी का विकास होता है, जिसमें बच्चों में एग्रेशन की भावना अधिक होती है। इस तरह के व्यक्तित्व को फ्राइड ने एनल एग्रेसिव पर्सनालिटी कहा है। ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व में क्रुएल्टी, डिस्ट्रक्टिवनेस, हॉस्टिलिटी आदि शील गुणों की प्रधानता होती है। एनल स्टेज की दूसरी अवस्था है एनल रिटेंटिव स्टेज। इस अवस्था में शिशु मल मूत्र की क्रियाओं को रोककर लैंगिक आनंद को प्राप्त करता है। फ्राइड के अनुसार यदि माता पिता द्वारा मल मूत्र त्यागने के प्रशिक्षण देने में क्रूरता या कठोरता बरतता है तो इससे शिशु में व्यस्त होने पर एक विशेष व्यक्तित्व का विकास होता है, जिसे एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व में हठ, कंजूसी, क्रमबद्धता तथा समय निष्ठता आदि शील गुणों की प्रधानता होती है। फैलिक स्टेज, यह साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का 3rd स्टेज है। इस अवस्था में शिशु 4 से 5 वर्ष के आयु में प्रवेश कर जाता है। इस स्टेज में शिशु लिंग के प्रदर्शन के द्वारा लैंगिक आनंद को प्राप्त करता है। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का विकास होता है। ये दोनों मनोग्रंथियाँ यूनिवर्सल हैं। फ्राइड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स तथा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट ग्रीक मेथोडोलॉजी से लिया है। फ्राइड का कहना है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स में बच्चा अचेतन रूप से माँ से प्रेम तथा पिता से घृणा करने लगता है। शिशु पिता को
अपना प्रतिद्वंदी समझने लगता है। इस अवस्था में फ्राइड के अनुसार एक खास प्रकार की चिंता का आगमन होता है जिसे उन्होंने कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी का नाम दिया है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की चर्चा करते हुए फ्राइड का कहना है कि बच्चियां अचेतन रूप से पिता से प्रेम एवं मां से घृणा करने लगती हैं। यह स्टेज लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में बहुत जटिल होता है। इस अवस्था में लड़कियों में पेनिस एनवी का आगमन होता है जो लड़कों के कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी के समान होता है। पेनिस एनवी से लड़कियों में फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी भी उत्पन्न होती है। फ्राइड का कहना है कि जब लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स का सफलतापूर्वक समाधान तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का सफलतापूर्वक समाधान हो जाता है तो इनमें मोरालिटी का विकास होता है। प्रायः इन मनोग्रंथियों का समाधान रिप्रेशन द्वारा या माता पिता के साथ आइडेंटिफिकेशन करके बच्चे करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि लड़कों तथा लड़कियों में सुपर ईगो का विकास प्रारंभ हो जाता है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का फोर्थ स्टेज लेटेंसी स्टेज है। इस स्टेज का ड्यूरेशन 6 या 7 साल से 12 वर्ष तक है। इस अवस्था में बच्चों में कोई नया कामुकता क्षेत्र नहीं विकसित होता है तथा साथ ही साथ लैंगिक इच्छाएं भी डॉर्मेंट हो जाती हैं। इस अवस्था में बच्चे अपनी लैंगिक इच्छाओं को अनैतिक समझकर उनका दमन कर देते हैं तथा अन्य बाहरी चीज़ों एवं घटनाओं पर अधिक रुचि दिखना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह से इनमें एक्सट्रोवर्टेड अभिरुचि अधिक बढ़ जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे बच्चों में सुपर ईगो तेजी से विकसित होने लगता है तथा वह बाहरी दुनिया के क्रियाकलापों में अधिक अभिरुचि लेने लगते हैं। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का 5th स्टेज जेनाइटल स्टेज है। यह अवस्था 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर जीवन प्रयत्न चलते रहती है। फ्राइड का कहना था कि जिन व्यक्तियों में मनोलैंगिक विकास के प्रारंभिक अवस्थाओं विशेषकर प्रथम 3 अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था में फिक्सेशन होता है तो वैसे लोगों में इस जेनाइटल स्टेज के एडिक्वेट एडजस्टमेंट में करने में काफ़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। इस प्रकार से फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है और यह बतलाया है कि जिस प्रकार से शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं का विकास होता है उसी प्रकार से व्यक्ति में सेक्स का विकास होता है जो व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।